तो हमारा आज विषय रहेगा मेवाड़ की राजरानी पद्मिनी। उन्होंने अपने नेतृत्व को सबल बनाने के लिए जो निर्णय लिया वो पद्मिनी के जौहर के नाम से प्रसिद्ध है। ये पद्मिनी का जौहर क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक समय मेवाड़ की रियासत कई राज्यों में फैली हुई थी, लंबा शासन था और राणा सांगा की वंश में राजा भीम सिंह हुए। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। ये उस समय की बात है जब दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से रह करके सारी सल्तनत को संभाल रखा था। उसी के अधीन ये मेवाड़ की जो चित्तौड़ रियासत है वो आती थी। अब इधर सारे संसार में पद्मिनी की योग्यता, कुशलता और रूप सौंदर्य की चर्चा थी, प्रशस्ति थी। अलाउद्दीन ने सोचा, उसके मन में विचार आया कि हमारे जो राज्य के अधीन रियासत है उसकी इतनी चर्चा हो रही है तो हमें भी देखना चाहिए कि वास्तव में है क्या। इतनी प्रशस्ति कैसे जो मिल रही है तो उसका हम भी अपनी आंखों से दर्शन करें। तो मेवाड़ की रियासत की तरफ अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के चल देते हैं। पड़ाव करते करते चित्तौड़गढ़ पर पहुंच जाते हैं और वहां राजा भीम सिंह को सूचना देते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। भीम सिंह आए और उनका स्वागत किया। अलाउद्दीन बोले, क्या महल में चलने की इजाजत नहीं दोगे? तो कि क्यों नहीं। वो महल में दोनों बैठ जाते हैं। जो स्वागत हुआ उसके पश्चात अलाउद्दीन ने उनसे मांग रखी कि महाराणा, हमने आपकी पत्नी की बहुत प्रशंसा सुनी है और बड़ी प्रशस्ति है कि बड़ी तेजस्वी हैं, कौशलपूर्ण हैं। हम उन्हें देखना चाहते हैं। क्या हमारा सौभाग्य होगा कि महाराज, मैं इस विषय में रानी से सलाह मशवरा करूंगा, तब आपको जवाब दूंगा। कि ठीक है, करिए। तो भीम सिंह अंदर जाते हैं और पद्मिनी से कहते हैं कि एक बादशाह का ये इच्छा है कि आपसे दो बातें करें। पद्मिनी कहती है कि नहीं, मैं क्षत्राणी हूं और गैर धर्मी के सामने कैसे जा सकती हूं, मने कर देना, हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। अब राजा भीम सिंह ने आकर के रानी का प्रस्ताव सुना दिया कि असमर्थ हूं मैं। उन्होंने कहा कि भाई चलिए, वार्ता नहीं कराते हो तो हमें चेहरा ही दिखा दे। तो खैर काफी कोशिश करने के बाद में एक बात पर निर्णय हुआ, पद्मिनी एक बात पर तैयार हुई कि मैं अपना चेहरा शीशा में ही दिखा सकती हूँ, न मैं वार्ता करूंगी और न ही सामने बैठ करके किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, ये स्वीकार अलाउद्दीन खिलजी ने मान लिया और खिलजी के सामने शीशा रखा। पीछे से पद्मिनी निकली तो अलाउद्दीन खिलजी के
दिमाग में बात ये आई कि इसके गुरूर को मुझे, इसके घमंड को चकनाचूर जरूर करना है। मैं एक बादशाह हूँ और ये छोटी सी रियासत की एक महारानी है, इसने मेरे प्रस्ताव को ठुकराया है, तो इसे जरूर मैं सबक सिखाऊंगा। यह सोच करके भीम सिंह से कहा कि भाई हमें बाहर तक छोड़ करके नहीं आओगे। राजा भीम सिंह उसे विदा करने के लिए जो चलते हैं तो दरवाजे पर सैनिकों से उसको बंदी बना लिया जाता है। जब बंदी बना लिए जाते हैं और दिल्ली में ले जाए जाते हैं तो वहां से फरमान भेजा जाता है कि चित्तौड़ की जो महारानी है पद्मिनी अपने पति को जब लेकर के जा सकती हैं जब यहाँ डोला उनका आ जाएगा। हमें पद्मिनी चाहिए हर कीमत पर। जब ये सूचना चित्तौड़ पहुंचती है तो चारों तरफ सुनसान हो जाता है और पद्मिनी को चिंता होती है कि ये तो हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने उसी समय अपने नंद के बेटों के लिए पत्र लिखा। उनका नाम गोरा बादल था और कहा कि तुम्हारे मामा पर इस समय संकट है और आकर के आन मान और शान को बचाइए। जो क्षत्रियों की मर्यादा है उसकी रक्षा कीजिए। ये क्षत्रिय धर्म का प्रश्न है। उन दोनों बच्चों ने अपनी माता को दिखाया पत्र कि माई की तरफ से ये पत्र आया है और आज वो संकट में है। तो उनकी मदर मने करती हैं माता जी कि नहीं, हमारा उनके द्वारा अपमान हुआ था, अब हम वहाँ से संबंध ही तोड़ दिया है हमने। गोरा बादल कहते हैं नहीं माता जी, ये बात रोज रोज नहीं आती है, ये समय उसको निभाने का नहीं है। इसकी मान मर्यादा जाने पर ये हम पर भी लांछन आएगा और हमारे जो क्षत्रिय धर्म है उसको कलंक लगेगा। एक तो मदद मांगने वाले हमारे खास हैं, यदि कोई बाहर का भी कोई हमसे मदद मांगता तो ऐसी स्थिति में हम उसकी भी मदद करते, हम नहीं रुकेंगे। दोनों भाई चित्तौड़ आ जाते हैं। उस समय रानी ने सब अपने सरदार बैठा रखे हैं। रानी को ये उम्मीद नहीं थी कि गोरा बादल आ जाएंगे। तो वहाँ सभी सेनापति जो सरदार हैं रानी के वो बैठे हुए हैं और चर्चा इसी बात पर चल रही है, बीड़ा पड़ा हुआ है कि भाई राजा को जो कोई छुड़ा करके लाए वो बीड़ा को पान करे। सबकी गर्दन झुकी हुई है। मेवाड़ की जो रानी है पद्मिनी वो सबको उद्बोधन करती हैं और कहती हैं, क्यों दूध कलंकित करते हो तुम छतरानी के सीने का, क्या यही सबब है तुम्हारे क्षत्रियपन के जीने का। दिन रात अवज्ञा यरि से या माँ बहनों की होती है, मैं पूछ रही तुम सबसे क्यों जोधा जमात सोती है। सबके सिर झुके हुए हैं। उसी समय दरबार में गोरा बादल का प्रवेश होता है और वो आते ही कहते हैं, नहीं, जब तक क्षत्रियों का एक एक खून का कतरा मौजूद है कभी मर्यादा की हानि नहीं होगी। और दिल्ली का तो सल्तनत क्या है, सारे सल्तनत संसार की भी सल्तनत यदि आकर के हमसे भिड़ेंगी तो हम अपने प्राण की रक्षा करेंगे और महाराणा को वहां से सुरक्षित लेकर के आएंगे। हमको आदेश दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए
और आशीर्वाद दीजिए, हम प्रस्थान करते हैं। उस समय दरबार में सभी दरबारियों का सिर झुका हुआ है, सभी सरदार गुमसुम हैं। यहाँ गोरा बादल का प्रवेश होता है और गोरा बादल आते ही दरबार में एक साथ ही उत्साह सा पैदा हो जाता है और रानी से कहते हैं कि नहीं, अभी क्षत्रिय जीवित हैं, हम हर तरीके से आपकी मान मर्यादा को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमें आदेश दीजिए क्या करना है। आप हमें आशीर्वाद दें और जिस तरीके की हमें आपकी आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। अभी क्षत्रियों का खून इतना मलिन नहीं हुआ है, एक दिल्ली तो क्या सारा संसार भी यदि हमारी मान मर्यादा पर हावी होगा तो हम उसको भी कुचल देंगे और राणा को सुरक्षित लेकर के आएंगे। ये सुनते ही एक साथ रानी का धैर्य बन गया और उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, मुझे ऐसे ही क्षत्रियों की ज़रूरत है और ऐसे युवक मेरे गर्व के कारण हैं, संसार में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। बोलिए, आपको क्या मदद चाहिए और मैं आपका एहसान मानूंगी, मेरी इस कठिनाई के समय में आपने मेरा साथ दिया है। तो दोनों वीर कहते हैं कि हम एक साथ ही चले आए हैं, हमने वहाँ कोई तैयारी नहीं की, तो हमें टुकड़ी तो चाहिए। रानी ने कहा, जो आपको मदद चाहिए वो मैं आप पूरी तरीके से आपको प्रदान करूंगी, बताइए। उन्होंने कहा कि 400 पालकियों की व्यवस्था कीजिए और हमको 2000 सैनिक दीजिए। ठीक है, ले जाइए। अब गोरा बादल के सेनापतित्व में 400 पालकियां दिल्ली की तरफ चल दी। उसमें एक एक सैनिक पालकियों में भीतर बैठा है, 4-4 सैनिक पालकियों में नीचे लगे हुए हैं। तो कुल 2000 सैनिक दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब दिल्ली के पास पहुंच जाते हैं तो सूचना दी जाती है कि पालकियां चित्तौड़ से आ गई हैं, रानी पद्मिनी का डोला आ गया है। जो पद्मिनी का डोला इंगित कर रहा था उस पर अलग प्रकार का झंडा था और सभी पालकियों में जो सैनिक थे वो हथियार लेकर के बैठे हुए थे। सब पर तलवार, ढाल, जो लड़ने का सामान था वो मौजूद था। लेकिन रानी वाली जो पालकी इंगित कर रही थी उसमें एक लोहार को बैठा दिया गया था और राजा को सूचना दे दी गई कि रानी की पालकी आ गई है और आप उसे स्वीकार कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही प्रसन्न होता है और सूचना देता है कि भाई इतनी पालकियों की क्या आवश्यकता थी। तो इधर से जवाब मिलता है कि रानी का अकेली चलती, दासियां साथ लेकर चली हैं। तो वहाँ उस पालकी का बड़ा स्वागत किया जाता है और कहा, इनकी मांग थी कि पहले राजा भीम सिंह से रानी 2 बातें करेंगी तब अंदर प्रवेश होंगी। तो ठीक है। तो भीम सिंह को में हथकड़ियों के लाया जाता है और जहाँ रानी की पालकी थी उसमें उनको भेज दिया जाता है कि जल्दी निकलना। अब वहाँ जो रानी की पालकी में जो बैठा था लोहार, उसने बेड़ियों को काट दिया है, हथकड़ियों को काट दिया है और भीमसेन भी तलवार लेकर के बाहर निकलते हैं। नज़ारा ही बदल जाता है। अलाउद्दीन को
अपनी भूल का एहसास होता है और युद्ध चालू हो जाता है। युद्ध इतना भयंकर होता है कि वहाँ थोड़ी सी टुकड़ी थी गोरा बादल के अधीन, सब भाई वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन भीम सिंह को वहाँ से निकाल लिया जाता है। इसके बाद जब अलाउद्दीन की खिलाफत बढ़ी तो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और किले को चारों रंग से घेर लिया है। लेकिन किले के घिरते ही रानी को ये स्पष्ट हो गया कि इन लोगों से पेश नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्षत्रियों की संख्या कम रह गई है, तो इससे तो अच्छा यही है कि हम वीर गति को प्राप्त हों। कभी अपनी दासियों से, सहेलियों से, सबसे कहा कि भाई अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए मैं तत्पर हूँ, आप जैसा समझें वैसा निर्णय लेना, लेकिन मुझे मलेच्छों के हाथ नहीं जाना है। किले पर सभी दासियाँ और वो चढ़ जाती हैं। दासियाँ भी कहती हैं कि रानी, हमने आपका पानी खाया है और जब हम सुख में आपके साथ रहे तो अभी आपके साथ पीछे कैसे हट जाएंगे। तो वहाँ बीच में अग्नि जलाई जाती है बहुत। जब छत्रानियाँ किले की प्राचीर पर चढ़ जाती हैं तो पद्मिनी कहती हैं कि विधि से कहे कोई जाकर, रूप दे तो शक्ति भी दे, पति मिले पति चरणों में, भाव भी दे भक्ति भी दे। और 1600 छत्रानियाँ अग्नि में कूद पड़ती हैं। यह संसार का सबसे बड़ा जौहर होता है। धन्यवाद।